नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edrishti.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। खसरा और रूबेला का संयुक्त टीका भारत में पहली बार बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। दोनों ही रोग संक्रामक और वायरस जनित हैं। ये दोनों रोग बच्चे और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करते हैं। खसरा की 2 खुराकें UIP कार्यक्रम के तहत भारत में दी जाती थी। अब इस संयुक्त टीके के बाद केवल 1 खुराक ही इन दोनों रोगों से बचाव के लिए पर्याप्त होगी। जर्मनी के एक डॉक्टर ने 1914 में सर्वप्रथम रूबेला की खोज की थी, इसीलिए इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। 2020 तक विश्व के 5 परिक्षेत्रों में खसरा रूबेला से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य विश्व बैंक ने रखा है। देश का प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। हेलीकॉप्टर लैंड करने हेतु निर्मित एक लघु स्थल हेलीपैड कहलाता है, जबकि बृहद स्तर पर हेलीकॉप्टरों के उतरने की व्यवस्था के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय विमानन नीति के तहत देश के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एकीकृत हेलीपोर्ट बनाना प्रस्तावित था। इसमें से पहला हेलीपोर्ट रोहिणी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह हेलीपोर्ट 28 फरवरी 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 रोगों को गैर संचारी नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया है। गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सामान्यतः लंबी अवधि तक चलने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली बीमारियों को कहते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल 5 रोग ये हैं: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं गर्भाशय कैंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संचारी रोगों के 4 मुख्य प्रकार बताया है। ये हैं हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक, कैंसर, श्वास संबंधी रोग एवं मधुमेह। भारत में 60% से अधिक मौतों का कारण गैर संचारी रोग ही हैं। भारत सरकार नेपाल में अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। 22 फरवरी को इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, लेकिन यह परियोजना नेपाल के शंखवास्पा जिले में अरुण नदी पर स्थापित की जाएगी। अरुण नदी पर 2 अन्य परियोजनाएं लोअर अरुण एवं अपर अरुण हैं। म्यांमार की नेत्री आंग सान सू की हैं, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर भी शामिल था। चुनावों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के इबोबी सिंह यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नई सरकार में वाई जयकुमार सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इरोम शर्मिला, जिन्होंने विश्व की सबसे लंबी अवधि की भूख हड़ताल करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के विरुद्ध खड़ी थी, किंतु उन्हें मात्र 90 मत प्राप्त हुए। उन्होंने राजनीति से संन्यास का भी फैसला कर लिया है। इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभरी थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा गठबंधन बनाकर सत्ता हासिल किया। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2017 को बिहार के वैशाली नगर में केला अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र के जलगांव नगर को भारत की केला राजधानी की संज्ञा दी जाती है। नागपुर जहां संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं भागलपुर अपने सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह जानना रोचक है कि फलों के कुल उत्पादन में केले का हिस्सा भारत में सर्वाधिक है। आम इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। केला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। 8 मार्च 2017 को प्रसिद्ध अमेरिकी रसायन शास्त्री प्रोफेसर जॉर्ज एवोलाह का निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्हें वर्ष 1994 में कार्बोकेशन में योगदान के लिए रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
मंजीव सिंह पुरी नेपाल में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम से भारत ओलंपिक 2016 के क्वार्टर फाइनल में हार गया था। बेल्जियम इस प्रतियोगिता के फाइनल में अर्जेंटीना से हारकर रजत पदक विजेता बना था। 15 मार्च 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय बिल्डिंग ए डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट था। यह प्रश्न कथन एवं कारण पर आधारित है। देखें कथन, इसरो ने स्वदेशी से अधिक विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। कारण, वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में इसरो की भागीदारी बढ़ रही है। कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए PSLV 37 यान से एक साथ 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इन 104 उपग्रहों में 101 विदेशी उपग्रह हैं। इन 101 विदेशी उपग्रहों में 96 अकेले अमेरिका के तथा शेष 5 में से एक उपग्रह इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड एवं संयुक्त अरब अमीरात के हैं। 101 उपग्रहों सहित इसरो अब तक कुल 180 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका है, जबकि इसरो द्वारा प्रक्षेपित स्वदेशी उपग्रहों की संख्या 46 है। परीक्षा प्रश्नों में प्रायः बजट से संबंधित जानकारियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हमने बजट से संबंधित जानकारियों को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। नई सरकार के गठन के पश्चात यह अपेक्षित था कि बजट में कुछ नई बातें शुरू की जाएंगी। बजट 2017-18 में पहली बार 3 नई चीज़ें शुरू की गई हैं। इनमें से एक है रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करके प्रस्तुत किया जाना। दूसरी जो नई बात शुरू हुई है वो यह है कि बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि बजट में व्यय मदों का योजनागत एवं गैर योजनागत वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। रेल बजट एवं आम बजट एक साथ प्रस्तुत करने की सिफारिश विवेक डेबराय समिति ने की थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO ने 2016-17 के लिए राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार GDP में 7.1% वृद्धि का अनुमान आकलित किया है। यह अनुमान स्थिर कीमतों पर है, जिनमें आधार वर्ष 2011-12 है। चालू कीमतों पर GDP वृद्धि दर 11.9% आकलित है। 2016-17 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 5.6% वृद्धि का अनुमान है। 2016-17 में ही कृषि वानिकी एवं मात्स्यिकी में 4.1% वृद्धि का अनुमान है। बजट 2017-18 का एजेंडा ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया है। इस एजेंडे को प्राप्त करने के लिए 10 आधार स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। इन आधार स्तंभों में किसानों की आय को दुगना करना, रोजगार तथा बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना, शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबी तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आदि शामिल है। बजट 2017-18 में राजकोषीय घाटा GDP की 3.2% तक रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा GDP के 1.9% तक तथा प्राथमिक घाटा GDP के 0.1% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। FRBM समिति की नई अनुशंसाओं के अनुरूप राजकोषीय घाटा GDP के 3% तथा राजस्व घाटा 2% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित है। बजट 2017-18 के अनुमानों के अनुसार कर राजस्व की सबसे बड़ी मद निगम कर है। इससे लगभग 5,38,745 करोड़ रुपए प्राप्तियों का अनुमान है। कर राजस्व की दूसरी एवं तीसरी सबसे बड़ी मद
क्रमशः आयकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क हैं। सेवा कर कर राजस्व की चौथी बड़ी मद है। आयकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मिलकर निगम कर एवं सीमा शुल्क से बड़ी कर राजस्व की मद हो जाती है।